हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को वेव का नेचर क्या होता है, वेव का मोशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पर नहीं डिपेंड करता, उसके बारे में मैंने बताया था। उसमें आप लोगों को मैंने बताया था एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद चारों पांचों के बीच रिलेशनशिप मैंने बताया था, उसके बारे में हम लोग समझे थे इसके पहले वाला क्लास में। आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग इस क्लास को देख बिल्कुल ही स्किप ना कीजिए, क्योंकि मैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग अपने दिन जीवन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो हम लोग को पता नहीं चल पाता कि हम लोग किस चीज़ को यूज करते हैं, किस चीज़ को नहीं यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो होगा ही, उसके साथ ही साथ हम लोग का दैनिक जीवन रिलेटेड भी कोई चीज़ उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास बिल्कुल स्किप ना करें। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थी तक शेयर भी कर दें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे जीवन में कैसे यूज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही हम लोग रेडिएशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसी के अंतर्गत आता है हम लोग का लाइट आता है, एक्स रेज आता है, गामा रेज आता है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स। आप लोग को इस थोड़ा सा नाम वगैरह सुनेंगे। हमको आई होप हमको तो यहाँ तक पता होगा कि आप लोग सभी का नाम किसी इसमें तो आप लोग किसी का नाम सुने ना होंगे, लेकिन एक चीज का नाम जरूर सुनेंगे जिसका नाम है एक्स रेज। आप लोग एक्स के रेज का नाम के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से सुनेंगे। और एक्स रेज क्या होता है आप लोग देखे भी होंगे, देखे तो नहीं होंगे बट आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे। जब किसी रिलेशन किसी रिश्तेदार या तो किसी को यदि एक्सरे कराना की जरूरत पड़ता है तो वहां पर आप लोग गए होंगे, तो आप लोग सुनेंगे एक्सरे कराने गए, तो वहां पर आप लोग जानते हो एक्सरे क्या होता है। इससे सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सब चीज कहाँ से होता है, ये सब चीज क्या होता है, बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर होता क्या। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ समझिए कि ये होता है क्या, क्योंकि सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानिएगा तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसी को जो मैं कैटेगराइज करूंगा तो आप लोगों को वहां पर बताऊंगा, गैस रेज, गामा रेज, आई रेज, जितना सारा चीज होता है सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ समझिए पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों एक ही चीज होता है। देखिए, बोल रहा है इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक, मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इतना बात समझ में आ रहा। रेडिएशन एक तरह से जो किसी चीज से जो एनर्जी निकलता है ना, एनर्जी जब भी निकलता है रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। कभी भी किसी चीज से जो एनर्जी निकलती से हम ही लोग बैठे रहते हैं, कभी कभार आप लोग देखे होंगे, अनुभव भी किए होंगे। आप कहीं पे बैठे हुए हैं, धूप से आए, आपके आपका शर्ट पूरा भीग गया, ठीक है, और आप कहीं किसी के बगल में बैठ जाते हैं तो वहां से क्या होता है, आपका शरीर से रेडिएशन निकलने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरे बगल में जब आपके बगल में जब दूसरा व्यक्ति बैठा रहता है तो उसके पास गर्मी जाने लगता है। तो वो जो निकलता है ना वही रेडिएशन होता है। ठीक है, बहुत कंडीशन में आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे तावा, ये कोयला का चूल्हा देखे होंगे, कोयला का जो चूल्हा होता है उसमें भी देखे होंगे, वो रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी निकलता है वो भी रेडिएशन ही होता है। तो एनर्जी के फॉर्म में जितना सारा निकलता है रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। बट आप लोग एक चीज और जान लीजिए, वेव जो होता है ना, वेव मैंने तो आप लोग कल भी समझाया था कि वेव जो होता है वो जहां पर भी कंपन और एक तो क्या बोले थे, कंपन के बारे में बोले थे, और एक तो डिस्टर्बेंस जहां पे उत्पन्न होता है उसी को लोग वेव कहते हैं। बट वेव जो बना हुआ है, वेव किससे बना हुआ है, डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बेंस और कंपन से उत्पन्न तो होता ही। बट वो वेव का निर्माण हुआ कैसे, आप लोग अगर दिमाग में क्वेश्चन में कभी आता हो कि सर आप वेव बार बार बोल रहे हैं, बट वेव का निर्माण हुआ कैसे। तो वेव जो बना एक्चुअली में ना, वेव जो बना है एक्चुअली में ये कुछ नहीं, एक एनर्जी है। क्या चाहिए, एनर्जी। जहां पे भी कोई चीज जा रहा है एनर्जी ही बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, वेव का निर्माण जो हुआ, कहीं भी कोई पूछ दे कि वेव का निर्माण जो हुआ, क्रिएट हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो वेव का जो सोर्स है एनर्जी ही होता है। ठीक है ना, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वेव एनर्जी। ठीक है ना, ठीक, चलिए देखते समझते हैं। यहाँ पे समझिए, बोल रहा है लाइट, ध्यान समझिए। लाइट जो एक तरह से वेव होता है, लाइट मैंने समझाया था इसके, लाइट जो है एक वेव होता है, वेव जिसको हम कैटेगराइज किए थे। ठीक है ना, लाइट जो एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएट एनर्जी, देखिए बोला ना, लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या, जो इस तरह की रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी समझाया ना। आप लोगों के बगल में कोई अगर व्यक्ति बैठ जाए, इसके पास धूप से आया है, तो उसके शरीर से क्या निकल, रेडिएंट निकलेगा, यही देखिए एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। तो ये एनर्जी निकलता है। आप लोग गर्मी लग रहा मतलब क्या, उसके पास एनर्जी है। बात समझ में आ रहा ना, एनर्जी आप लोग गर्मी कोई चीज कब लगेगा, जब उसके पास एनर्जी जब छोड़ेगा तब ना। तो एनर्जी उससे से निकल रहा है, इसलिए हम लोग गर्मी लग रहा है ना। तो वही एनर्जी जो है रेडिएंट के फॉर्म में होता है। रेडिएशन का मतलब होता है कि उससे एनर्जी निकल रहा है। बात समझने को,
ठीक है। प्रोपोगेट थ्रू स्पेस इन फॉर्म ऑफ वेव्स, जो जाता है, ठीक है, जो स्पेस में प्रोगेट जो निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है, तो वेव के फॉर्म में निकलता है। मतलब लाइट जो होता है और जो रेडियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जैसे मैंने एक कोयला का चूल्हा ले लिया, ये कोयला का चूल्हा लिया, मेरा कोयला का चूल्हा, ठीक है ना, ये कोयला का चूल्हा है, तो इसमें जो आपका एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एनर्जी जो निकल रहा है, वो किसके फॉर्म में निकलेगा, वो आपका वेव के फॉर्म में निकलेगा। या तो आप एक टॉर्च ले लीजिए, ठीक है, टॉर्च ले लीजिए, सपोज मेरा टॉर्च है, टॉर्च कैसे हो, ऐसे मैंने बना लिया टॉर्च, ठीक है, एक टॉर्च है, एक टॉर्च मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, ये बल्ब लगा दिया, तो यहां से भी जो एनर्जी निकलेगा, मतलब प्रकाश निकलेगा, तो ये प्रकाश नहीं निकल रहा है, मतलब ये जो प्रकाश निकलेगा यहाँ से वेव के फॉर्म में निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएट एनर्जी प्रोपोगेट थ्रू स्पेस इन फॉर्म ऑफ वेव विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके पास 100% रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। आप लोग को जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, मैंने समझा चुका है, ठीक है ना। आप लोग ये भी जान लीजिए कि जब भी कोई भी सर्किट में या तो कोई भी तार में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है, और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखता होगा। मतलब इतना आप जानते हो, इसमें पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, आई होप। ठीक, तो हम लोग समझिए कि जो होता है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद देम, जो दोनों के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड दीज वेव्स, और इस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देंगे। कुछ कुछ समझ में आया बात को। ये बोल रहा है कि लाइट जो होता है या तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है सो प्रोपोगेट करता है स्पेस में, ठीक है, स्पेस में वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, मैंने जहां भी ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है, और उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो दोनों के द्वारा एसोसिएट होता है, और उसी वेव को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात कुछ समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा ना। चलते अब हम क्या करते हैं, इसको करेक्टराइज करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज आखिर होगा, और इसका मतलब ये मतलब ये इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका मीडियम क्या होगा, ठीक है, इस सब चीज के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए EMR में बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा। देखिए जब भी मैं इसको इसलिए लिखा क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो आपको डिफिनेशन में इस तरह से छापना है, मतलब लिखना है, ठीक है। अब मैं हम क्या करते हैं, इसको करेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि इसका पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक होगा, इसका करेक्टरिस्टिक किससे मैच करता होगा, इसका पॉइंट, इसका पोस्ट, मतलब इसका क्वालिटी, मतलब जो भी बोला जाए वो किससे मैच करता है, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जानिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। आप लोग को मैंने कल भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उसके पास कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी मीडियम का मतलब कोई चीज, किसी चीज का सहारा की जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोग मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है लाइट उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। मैं इसके बाद जब इसका स्पेक्ट्रम बताऊंगा तो आपको उसमें समझाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही लाइट आता है, इसलिए हम लोग को आज पढ़ना पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, समझे बात को ना। तो इसके पास कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मैंने इसके पहले कल समझाया था कि जैसे आप साउंड को ले लीजिए, तो साउंड को मीडियम की बहुत जरूरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैंने दो कैटेगराइज वेव को कैटेगराइज किया था, पहला बोला था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरा बोला था मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर मीडियम, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके पास कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप अंतरिक्ष में चल जाइएगा और वहां स्पेस में जाकर किसी से आप लोग बात करना चाहिएगा तो विदाउट मीडियम के आप लोग बात नहीं कर पाइएगा। तो इससे पता चलता है कि साउंड जो है मीडियम से ही, मतलब मीडियम में भी प्रोपोगेट करता है, बट लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते समझते हैं चीज को। देखिए दूसरा बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने बताया सर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मतलब कहीं चलता है, मतलब प्रोपोगेट होता है। अब प्रोपोगेट करेगा मतलब कहीं पे गमन करेगा तो 100% उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और स्पीड होगा। इतना आप लोग जानते हैं कि मतलब जब कभी प्रोपोगेट करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड हो गया तो वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो स्पीड होगा वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो लाइट का जो वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा। अब बोलिएगा इसलिए ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है लाइट के अंतर्गत ही आता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही लाइट है, तो जो इसका स्पीड होगा वही इसका स्पीड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, मतलब इसका स्पीड जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि यहां से गया मतलब 4 के स्पीड से गया, यहाँ पे कम स्पीड हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब एक स्पीड से निकला तो वही स्पीड से हमेशा जाएगा, ऐसा समझे बात को ना। आप लोगों को मैंने कल बताया था ना कि इसका जैसे देखिए ये वाला जैसे मैंने बताया था ये वाला हमेशा इक्वल रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे जाके ऐसा हो गया फिर यहाँ ऐसा कभी नहीं होता, ये हमेशा इक्वल रहता है। जो बोला था एम्पलीट्यूड, हमेशा ही बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है एम्पलीट्यूड,
बात समझ में जो भी है, ए भी सब बराबर रहता है, ठीक है, मैंने कल बताया था आप लोग को। तो यहाँ तक आप लोग पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव जो होता है वो मतलब एसोसिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जो मतलब करता है टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, माने ये जो होता है, देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोगेट करेगा, सपोज दैट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ईएफ मैंने मान लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोगेट कर दिया, और इसके साथ ही क्या चीज प्रोपोगेट करेगा ये, इसके साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को मैंने 3 डायमेंशनल बता रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपोगेट करेगा, दोनों करेगा। और जो इसका जो डायरेक्शन होगा, मैंने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोगेट किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बना लिया, बट इसका डायरेक्शन किधर की ओर होना चाहिए, तो इसका डायरेक्शन भी जो होगा वो भी होगा, मतलब रेडिएशन जो निकलेगा यहाँ से उसका डायरेक्शन जो होगा, ये मैंने रेडिएशन मान लिया, वो सब जो है सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। आई होप आप लोग इतना तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये, ठीक। तो यहां से मैंने आप लोग को 4 पॉइंट बताया, अगर एग्जामिनेशन में आता तो आप लोग इस तरह से छाप देना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैटेगराइज तो मैंने कर दिया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद वहां से कैटेगराइज करके मैं आप लोगों को वहां बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि एक्स रेज, गामा रेज वगैरह वगैरह सब क्या होता है, बढ़िया तरीके से समझेंगे। आई होप आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लोग क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल पर बता दिया। उसके बाद इसका जो पॉइंट है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बता दिया। इसके बाद कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे बाद इसका जो स्पीड होता है जितना उतना लाइट के स्पीड के बराबर इसका होता है, इसका वेलोसिटी हमेशा सेम होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो रेडिएशन का जो प्रोपोगेशन होता है, हर एक जो होता है 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर में होता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ आप लोग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझिए इस चीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या, इसके बारे में थोड़ा समझिए। तो देखिए जो इतना सारा चीज जो बताया गया इसमें समझने वाली बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम लोग पढ़े उसका बहुत ज्यादा टाइप होता है, ठीक है। उसका जो टाइप्स होता है उसी टाइप को हम लोग इंक्रीजिंग वेवलेंथ या तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अगर बैठाते हैं तो उसी को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो बैंड बनता है। मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो वहां पे डिटेल पर समझाएंगे। यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब बता रहा है जो बैंड इस तरह से बना है वही स्पेक्ट्रम है। आप लोग इस तरह से फिगर बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। मैं उतना अच्छा से यहाँ पे तो बना नहीं पाया, फिर भी आप लोग समझने के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका फिगर आप लोग को बहुत मिल जाएगा, गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, बहुत नाम से मिल जाएगा। मैं थंबनेल जब डालूंगा तो इस फिगर के मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग देख के समझ लीजिएगा। बट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, फिगर से मतलब मत रखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। एक्चुअली में बात यहाँ पे हो रहा है कि देखिए सबसे पहले समझिए नीचे वाला क्या है वेवलेंथ, ऊपर वाला क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इधर की ओर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और इधर में जाऊंगा तो वेवलेंथ घटेगा, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है 10⁸ ही वेवलेंथ बता रहा है। इधर में जाऊंगा, देखिए नीचे वेवलेंथ बता दिया और ऊपर में फ्रीक्वेंसी मेरे को बता रहा है, ठीक। इतना याद रखिएगा, ठीक। एग्जामिनेशन में अगर बोलता है स्पेक्ट्रम वाला तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला अगर नहीं भी लिखिएगा सिर्फ आपको नीचे वाला दर्शा दीजिएगा। एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक विजिबल रेज अगर दर्शा देंगे तो आपको नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यहाँ पर इसलिए इसको बता दी ताकि आप लोग माइंड में कॉन्सेप्ट याद रहे और आप लोग को याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस टाइप क्वेश्चन। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वहां पे आपको पूछ देगा कि ये जो रेडिएशन आ रहा है, जो इसका वैल्यू आ रहा है, वेवलेंथ जो इसका इतना के बीच में आ रहा है, तो बताइए कि कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा, माने कौन सा टाइप्स होगा, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, रेडियो क्या आएगा, सब एग्जाम में पूछता है। इसलिए मैं आप लोग को ड्रॉ कर दे फिगर, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आके बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डिफरेंट टाइप्स का अरेंजमेंट होता है किसमें, तो इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ। देखिए इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अगर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ लेंगे। हम कल भी आप लोग को बताए थे कि वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, या तो फ्रीक्वेंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। इतना मैंने बताया था आप लोग को। अब बोलिएगा सर ये कैसे होता है, देखिए थोड़ा सा मैंने समझिए बात को, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये मेरा है, ये ना, देखिए यहाँ पे मैं जो वेव दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना, वेव थोड़ा दर्शा रहा हूँ इस तरह से। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब ये इक्वल है, मेरे से बन नहीं पा रहा है, ये सबसे इक्वल रहेगा, ठीक है ना। ये सब इक्वल है, आप समझने के लिए समझ लीजिए।
सब इक्वल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिए फ्रीक्वेंसी, अगर मैं कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो भी है ठीक समझ लीजिए। देखिए यहां से मैं स्टार्टिंग करता हूँ इधर से, ठीक है ना। ये वाला फिगर आपको कभी कभार क्या होता है, रेडियो इधर मिल जाएगा देखिए, और ये वाला चीज कभी इधर मिल, अपोजिट भी मिल सकता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये है ना एक्स रेज है, क्या है, गामा रेज है, ठीक है ना। क्या है, गामा रेज। तो गामा रेज जो होता है उसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है। गामा रेज जो होता है उसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था कि एक सेकेंड में या तो फिर एक यूनिट में कितना नंबर ऑफ वेव पास हो जाएगा। तो इतना मैंने लिया, ठीक है ना। तो इसमें कितना नंबर ऑफ वेव्स पास होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देंगे एक सेकंड में। थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ थोड़ा समझिए। देखिए मैंने इसे बना दिया, ये वाला मैंने बनाया ना, ये वाला मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये वाला एक तो मैंने बनाया, ठीक। देखो दोनों का जो लेंथ है सेम मैंने रख रहा है, ठीक है ना। और इसी लेंथ में मैंने क्या किया, एक ये वाला बना दिया। बताइए फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसमें होगा, इसमें या इसमें? वेवलेंथ ज्यादा किसमें होगा, इसमें या इसमें? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। यहां पे जो आपका फ्रीक्वेंसी हो रहा है कितना वेव बन रहा है, काउंट कीजिए, 1 2, दो ही वेव बना। कितना वेव बना, दो ही वेव बना। और वेवलेंथ क्या होता है, तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच जो लंबाई होता है उसी को हम लोग वेव बोलेंगे ना, उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। तो यहां देखिए इसका लंबाई, और यहां पे इसका लंबाई देखिए कौन बड़ा है, यहां पे इसका वेवलेंथ बड़ा हो गया, यहां पे इसका लैम्बडा बड़ा है, बट यहां पे इसका जो लैम्बडा छोटा हो गया। बात को समझिए, बट यहां पे जो वेव नंबर है, यहां पे जो वेव का नंबर है जो अधिकतम है, यहां पे वेव का नंबर जो है अधिकतम है, यहां पे कम हो गया, ठीक है। और ये वेव नंबर जो यहाँ पे मतलब वेव क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। काउंट कीजिए 1 2 3, कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, बहुत ज्यादा बन रहा है। तो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसीलिए इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर मैं इसमें पूछना चाहूंगा कितना वेव बना, तो 1 2 3 जो भी बन रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं तुलना करना चाहूंगा तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ कम हो गया, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से दोनों के बीच रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ये गामा रेज ये होता है, ये एक्स रेज होता है, यूवी रेज होता है, यहाँ से जो कट के निकलेगा ये विजिबल रेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। और ये इंफ्रारेड रेज होता है, ये माइक्रोवेव से रेडियो वेव्स होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ के बाद जो होता है यूवी रेज, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, उसी को हम लोग देख सकते हैं। अगर इसके बाहर गए हम लोग तो नहीं देख सकते हैं, और इसके इधर गए तो हम लोग नहीं देख सकते। बस हम लोग यहां से लेकर के इसी वाला चीज को हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ इधर के ना देख सकते हैं ना इधर के देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर का जो होता है उसमें जो स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट इधर के केस में वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग उसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रहेगा, उसी को हम लोग वेवलेंथ हम लोग ऑब्जर्व मतलब देख सकते हैं, और ये मतलब देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, बात को इस तरह से होता है कुछ। देखिए ए वाला जो हो गया आपका गामा रेज हो गया, ठीक है ना। ये गामा रेज हो गया, यहां से एक हो गया एक्स रेज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका यूवी रेज, यहां से जो आता है आपका विजिबल रेड, यहां से आईआर, यहां से माइक्रोवेव्स, और यहां से रेडियो वेव्स। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोग यहाँ पे फिगर पे मत जाइए प्लीज, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ फिगर पे मत जाइए। फिगर आपको कहीं पे मिल जाएगा, बट अगर समझा रहेगा तो आप लोग फिगर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो गामा रेज है देख रहे हैं कितना नजदीक में है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। एक बात आप लोग और याद रखिएगा, हमें अब फिर इसके पहले भी बताया था कि वेव का जो निर्माण हुआ है ना, वो एनर्जी से होता है। मतलब एनर्जी ही फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। मतलब एनर्जी अगर बोल दे आपको, एनर्जी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी यानी म्यू होता है। अपना आप लोग मतलब थोड़ा सा याद रखिए एक चीज को, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है एनर्जी को दर्शाता है। तो गामा रेज जो होता है, गामा रेज, उसमें इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। तो चाहे साफ से जाहिर सी बात है कि इसके पास वेवलेंथ का होगा। तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी घटते जाएगा, वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? जब वेव किस, जैसे देखिए वेव इसमें जब ज्यादा दूर हो जाएगा तो उसको में वेवलेंथ बढ़ जाता है, और जब बहुत ज्यादा नजदीक में आ जाएगा, बहुत सट जाएगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, बट वेवलेंथ घट जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इधर जब हम लोग जाएंगे ना, इधर की ओर हम लोग जाएंगे, तो इधर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी घटते जाता है और वेवलेंथ बढ़ते जाता है। उसके बाद एक्स रेज में आइएगा, उसके बाद यूवी रेज में आइएगा, उसके बाद इधर जब हम लोग आते हैं तो क्या होता है, हम लोग के पास लाइट आ जाता है, लाइट का फॉर्म आ जाता है, जिसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उस चीज को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, इंफ्रारेड रेज।
उसके बाद क्या मिलेगा, माइक्रोवेव्स, उसके बाद मिलेगा रेडियो वेव्स। आप लोग पता है कि इंफ्रारेड किसको बोलते हैं, माइक्रोवेव्स क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स क्या। मैं इसका जस्ट यूज बताने वाला हूँ, टाइम कितना भी जाए मैं आप लोग को पढ़ा के छोड़ूंगा और समझा के छोड़ूंगा, ठीक है ना। आप लोग हर एक का दिमाग में घुस ही जाएगा हर एक बात, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं कि गामा रेज के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, इधर जब जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगा। और फ्रीक्वेंसी क्यों घट रहा है आप लोग को समझ रहा है, क्योंकि इसमें जो दूरी है ना, इसमें जो वेव नंबर है, इसमें जो वेव है बहुत ज्यादा हो पा रहा है। बट इधर क्या हो रहा है, वेव यहाँ पे कम हो रहा है, वेवलेंथ जो ज्यादा, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूरी, और यहाँ पे दूरी कंपेरिजन कीजिए। आप यहाँ पे दूरी कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे कीजिए, ज्यादा किसमें ज्यादा दूरी है, तो इसमें थोड़ा सा कम, इसमें ज्यादा। बट यहाँ पे वेव जो है, वेव नंबर जो है, नंबर ऑफ संख्या जो वेव की बहुत ज्यादा हो जाता है, बट यहाँ पे कम हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में कुछ आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। तो बात यहाँ पे आता है कि हम लोग सर ये विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख क्यों पाते, इधर को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि मेरा मेरा जो मतलब जो प्रवृत्ति, मेरा जो नेचर है, ठीक है, हम लोग का नेचर क्या है कि ज्यादा अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तब भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तब भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर उससे के बीच में रहेगा 400 लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में अगर वेवलेंथ रहेगा तो हम लोग देख सकते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नामकरण कर दिया, बोला दिया गया लाइट। इसको हम लोग लाइट कहते हैं क्योंकि लाइट में 7 कलर पाया जाता है, और वही जो 7 कलर है वही विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आई होप आप लोग यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक्स रेज क्या होता है, गामा रेज क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। बट एक और आप लोग जान लीजिए, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, प्लीज कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो एक बार जाकर लाइक कीजिए। उसके साथ साथ में यदि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, तो कहीं पर कॉपी पेन लीजिए, राइट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ। एक चीज आप लोग याद रहा देखिएगा, ये जो विबग्योर लाइट होता है ना, विबग्योर लाइट, ये जो विबग्योर होता है ना, ये जो है इस कलर का आइडेंटिफाई कैसे करता है पता है ना। हम लोग जैसे सपोज दैट बॉडी है, कोई बॉडी है, इसके पास देखिए कलर पड़ता है, 7 कलर जाता है। मैं बताऊंगा सोल्यूशन जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा बढ़िया तरीके से। इसमें 7 कलर जाता है, 7 कलर मतलब एक लाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के पास कितना 7 कलर होता है। जो 7 कलर जब लाइट के पास जाता है, मतलब कोई बॉडी के पास जाता है, और इस बॉडी के पास जब जाता है, मेरे बॉडी जो भी है मैंने ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो इसमें जाता है ना, तो इसके पास जिसके मेरा आंख ये वाला है, ठीक है, मेरा आंख है, मतलब सभी का आंख है, तो इसमें 7 कलर जाता है। उसमें से अगर ये बॉडी जो ये वाला है, ये सारी कलर को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये तो ब्लैक बॉडी हो जाएगा। मैं ब्लैक बॉडी पढ़ाऊंगा तो एक ब्लैक बॉडी हो जाएगा, माने काला रंग का हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होता है, काला रंग, उसमें कोई चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा था। बट अगर इसमें से सारी कलर को नहीं करके कुछ कलर को, मतलब एक कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, अगर सपोज अगर रेड को रिफ्लेक्ट किया तो हम आपको देखने में लगेगा इसका कलर रेड है। अगर ब्लू करेगा तो इसका कलर ब्लू दिखने में लगेगा। मतलब हम लोग को वही कलर दिखाई देता है जो कलर को उस पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी कलर को हम लोग देख के बोल देते हैं कि उसका कलर ये है। और इस ब्रह्मांड में निर्माण जो भी जितना सारा ऑब्जेक्ट है, उसका सब चीज का निर्माण हुआ है 7 कलर से निर्माण हुआ है। उसमें से मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी कलर मिलाकर के उसको बनाया जाता है अलग अलग टाइप में। बट आप लोग फिजिक्स में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, यदि लाइट आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग 100% समझते होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या सर बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए कि लाइट जो है किसी चीज पर पड़ता है तो वो यदि सारे कलर को, वो जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो कलर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में पड़ता है, और हम लोग बता देते हैं कि उसका कलर ये है। आई होप आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये गामा रेज क्या होता है, एक्स रेज क्या होता है, यूवी रेज क्या होता है, इंफ्रारेड क्या है, सबको समझेंगे। आप लोग को इतना पता है कि विबग्योर क्या होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा हुआ, इसलिए तुम लोग ग्रीन सिग्नल में किसका यूज करते हैं, रेड लाइट में। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसको लोग दूर से भी देख सकते हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, उसको लोग दूर से देख सकते हैं, इसलिए ज्यादा चमकता है ये, और उसको लोग देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा। इसमें ये भी होता है जो कलर ज्यादा डेविएट होता है, तो रेड कलर जो होता है ज्यादा डेविएट हो जाता है। सॉरी, रेड कलर जो ज्यादा डेविएट, आप लोग पढ़े होंगे प्रिज्म, पढ़े होंगे प्रिज्म, इसमें रेड कलर जो होता है ना बहुत कम डेविएट होता है, मैंने ज्यादा डेविएट नहीं होता है। खैर बहुत सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग लाइट को टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग 100% सब समझ में आता होगा। बट यहाँ पे जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ना है उस चीज को आप लोग फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा आ रहा है लाइट चीज से तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं लाइट पर मतलब इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आप लोग को बढ़िया तरीके से पूरा 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाने, जो आपको समझाने की कोशिश करें उस पर फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा सबका थोड़ा यूज बता देता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। मैं सिर्फ मौखिक बता दूँ, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। ऐसा कर दो, थोड़ा दूसरा पेज में बता दूंगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा ये हो गया। देखिए मैंने बता दिया एक्स रेज हो गया,
ये गामा रेज है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि गामा रेज के पास जो होता है भेदन शक्ति, क्या बोलते हैं भेदन शक्ति का मतलब क्या होता है, उसको ये पेनिट्रेट, उसको पेनिट्रेट बोलते हैं। उसके बाद पेनिट्रेट पावर जो होता है ना, पेनिट्रेट पावर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट पावर ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग इसको कैंसर के उपचार में इसका यूज करते हैं। इसको हम लोग कैंसर के उपचार में मतलब कीमोथेरेपी, जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो आप लोग को पता होगा कि कैंसर का इलाज कहीं पे नहीं होता है, तो कैंसर का एक ही इलाज होता है जिसको हम लोग कीमियोथेरेपी कहते हैं। कीमियोथेरेपी मतलब इसमें गामा रेज को प्रयोग करते हैं और जितना सारा उसमें कीटाणु होता है उसमें घुसा मतलब उसमें पेनिट्रेट करके उसमें सारे कीटाणु को मार दिया जाता है। उसके साथ इस कीमियोथेरेपी में क्या होता है, उस इंसान जिस इंसान का कैंसर हुआ कीमियोथेरेपी के द्वारा यदि उसका इलाज होता है तो उसके अंदर जितना सारा कीटाणु होता है मर जाता है, मतलब सारे सेल को मार देता है। और सारे सेल को मारने के बाद जब मर जाता है तो क्या होता है उसके अंदर मतलब उसका बाल वगैरह सब झड़ने लग जाता है, मतलब सब बाल झड़ जाता है, ठीक है। बट मतलब उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद इसका यूज एमआरआई में भी किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में भी किया जाता है। उसके बाद इसको अनाज के गोदाम जो होता है, अनाज का जहाँ पे गोदाम वगैरह होता है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अनाज के गोदाम में जैसे कीटाणु मतलब कीड़ा वगैरह ना लगे उसमें इसके द्वारा मतलब किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो होता है मतलब जितना सारा मतलब बम मतलब जो होता है ना, कभी परमाणु बम वगैरह गिराया जाता है उसमें यही एक्स रेज मतलब गामा रेज निकलता है, ठीक है ना। मतलब इसका पेनिट्रेट पावर बहुत ज्यादा है, हम लोग को शरीर में छेद में पेनिट्रेट करके निकल जाता है। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने पेनिट्रेट क्यों करेगा कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत कम होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा और एनर्जी बहुत हाई होता है, इसलिए हम लोग शरीर में पेनिट्रेट करके निकल जाता है। हम लोग को हड्डी को भी पेनिट्रेट कर देता है। बात समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसके पास इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है कि हम लोग को हड्डी को भी पेनिट्रेट कर देता है और उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। चलते हैं उसके बाद क्या होता है एक्स रेज। एक्स के बारे में आप लोग बहुत सुनेंगे। इसके पास जो पेनिट्रेटेड पावर होता है कुछ इससे कम होता है। इसके पास पेनिट्रेटेड पावर जो है होता है इसके पास जो कुछ कम होता है इसके तुलना में। इसीलिए जो ये होता है ये हम लोग का शरीर में तो पेनिट्रेट कर जाता है बट हड्डी में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। हम लोग के शरीर में पेनिट्रेट कर मतलब घुस जाता है, मतलब अंदर घुस जाता है, बट हम लोग को हड्डी में अंदर घुस नहीं पाता है। इसलिए हम लोग इसका उपयोग एक्स रेज में करते हैं। इसको आप लोग जानते होंगे। जैसे हम लोग का बड्डी है, मतलब हम लोग का शरीर है, इस शरीर में जैसे हड्डी हम लोग यहाँ पे तोड़ा है, टूट गया, तो जब ये मतलब जाता है यहाँ से, यहाँ पर जिससे एक्सरेज को जो भेजते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से फिर इमेज उसका बनाता है। तो जिस क्षेत्र का इमेज नहीं बनता है वहां पर खाली हो जाता है। तो उससे डॉक्टर या जो भी होता है इसका जो मतलब एक्सरे जो करवाता है करता है जो, उसको पता चल जाता है कि जहां से इमेज नहीं बना है इसका मतलब वहां का हड्डी टूटा है और वहां पे ब्लैक पड़ जाता है। तो हम लोग पता चल जाता है कि वहां पे हड्डी टूटा हुआ है क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज वहां से वापस नहीं आ पाया। एक बात आप लोग याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था कि रेज का मतलब होता है वो रेज, इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं। रेज के बारे में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब खोज हुआ तो उसके बारे में मैंने बताया था कि रेज इसका नाम क्यों दिया गया था, तो इसलिए दिया गया था क्योंकि रेज का मतलब हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसको मशीन के द्वारा देखा जाता है। इतना समझ में आ गया। एक्सरेज का प्रयोग कहाँ पड़ते हैं, इसको दांत में मतलब टीथ वगैरह में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसा हड्डी जहाँ पे मतलब हड्डी का जो ये होता है हड्डी में इसको प्रयोग किया जाता है, बोन में, ठीक है। अब उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है मतलब आप लोग जानते हैं ओजोन लेयर जो होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल जो भी होता है, तो ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर में जो जो मतलब यूवी किरण जो पाया जाता है, मतलब सनलाइट का जो प्रकाश जो मतलब वहां से निकलता है, सनलाइट तो निकलता है यहाँ पर, बट उससे जो मतलब उसके साथ साथ जो और सारा चीज मतलब निकलता है यूवी रेज, वो जो है ओजोन मतलब ओजोन लेयर में, वो हम लोग के लिए स्किन कैंसर का मतलब जो होता है हो सकता है, तो वहां से ही होता है, ठीक है ना। उसके साथ इसमें जो ओर्स जो होता है ना वाटर क्लीनर में, वहां पे इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विजिबल हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट कहाँ कहाँ पे होता है जिसको हम वीबीओ कहते हैं। अब क्या परिवर्तन होता है, कहाँ पे रेड वगैरह सब सारा चीज आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल पूरा पढ़ा दूंगा आप लोग को। इंफ्रारेड क्या होता है, तो इंफ्रारेड जो होता है मतलब रिमोट कंट्रोल आप लोग जानते हैं, रिमोट में लोग जो दबाते हैं उसमें रेड का बटन मतलब एक रेडिएशन निकलता है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे रिमोट रहता है, थोड़ा दिमाग आप लोग का एक रिमोट हो गया, हम लोग के पास यहाँ पे टीवी रहता है सर, तो यहाँ से क्या चीज निकलता है कि टीवी हम लोग यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है, आई आर रेज निकलता है, आई आर रेज निकलता है, यहाँ से रेड बटन क्लिक होता है और यहाँ से जो हीट निकलता है हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां का जो फंक्शन लगा रहता है उसमें जाकर क्लिक हो जाता है और बंद हो जाता है। तो यहाँ से इसमें जो हम लोग यूज करते हैं आई आर रेज को हम लोग यूज करते हैं, यानी इंफ्रारेड रेज को यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके साथ जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी होता है उसमें जो फॉग होता है, मतलब जो गाड़ी को चलाया जाता है बहुत बड़ी महंगी गाड़ी, तो उसमें जो जैसे गाड़ी जो ठंडी दिन में चलाया जाता है बहुत ज्यादा फॉग होता है, तो ये फॉग को क्या होता है चिट फाड़ के निकल जाता है, मतलब फॉग को भी हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या बोलते हैं कुहासा में इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ इसका मतलब एटमोस्फेयर को मतलब हीट मतलब गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड को। उसके बाद माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव में बहुत सारे लोग क्या होता है खाना भी बनाता है, जैसे बोलते हैं हम लोग मतलब ओवन जिसको हम लोग बोलते हैं, खाना गर्म करने के इसको किया जाता है प्रयोग, ठीक है ना। उसके बाद डिश टीवी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो वेव्स के बारे में हम लोग सुनेंगे, जो रडार होता है सिग्नल होता है, हम लोग टेलीफोन वगैरह में जो भी यूज करते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा।
कि गामा रेज का क्या होता है, एक्स रेज क्या होता है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इतना आप लोगों को बता दिया। आज का टाइम तो बहुत ही कम बच पाया, इसलिए मैं आप लोगों को कल जो है इसका न्यूमेरिकल बना दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ साथ। उसमें जो मैं आप इसके पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो बताया था वेव का जो नेचर था, मतलब लैम्बडा, उसको बोलते हैं वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, जो उसके बाद रिलेशनशिप निकाले थे, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, इतना सारा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल जो बनता है एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिया गया उसके बारे में बताऊंगा और डिटेल पूर्वक समझाऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और यदि आप लोग को डॉट आ रहा है लाइट से प्रॉब्लम, अगर लाइट रिलेटेड यदि आप लोग को डॉट आ रहा है कि लाइट में हम लोग को सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं लाइट पर अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग लाइट बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए और इस चीज को आप लोग यहाँ पे यूज कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आज के वीडियो कैसा रहेगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।